हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हम यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे, जो कि है ब्लड कॉर्पुसल्स, जिसे रुधिर कणिकाएं भी कहा जाता है। यह टॉपिक किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन बनते ही हैं। ब्लड कॉर्पुसल्स में हमने आरबीसी के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर ली थी। जिसने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है वो जाकर के देख ले। तो आज हम ब्लड कॉर्पुसल्स में ही इसका अगला सेल जो है वो है डब्ल्यूबीसी, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। डब्ल्यूबीसी क्या है, इसका फॉर्मेशन, इसका डेथ कहाँ होता है, ये कितने टाइप्स की होती है और इसके टाइप्स जो हैं उनका क्या महत्व है, उनके अपने अलग अलग क्या महत्वपूर्ण कार्य हैं, डब्ल्यूबीसी का शेप कैसा होता है, इसे और किन नामों से जाना जाता है, डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होती है और इससे होने वाली डिजीज क्या है, डब्ल्यूबीसी की मात्रा जब अधिक होती है तब क्या होता है, डब्ल्यूबीसी की मात्रा जब कम होता है तब क्या होता है। तो अभी हम इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डब्ल्यूबीसी डब्ल्यूबीसी इसका फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड सेल्स या व्हाइट ब्लड कॉर्पुसल्स भी कह सकते हैं। इसे हिंदी में श्वेत रक्त कोशिका भी कहा जाता है। इसका अदर नेम या इसका साइंटिफिक नेम कह सकते हैं, तो इसका साइंटिफिक नेम होता है ल्यूकोसाइट। यहाँ पर ल्यूको का मतलब होता है व्हाइट और साइट का मतलब होता है सेल, मतलब व्हाइट सेल। इसका फॉर्मेशन जो होता है वो हमारा व्हाइट बोन मैरो में होता है। मैंने बताया था कि हमारा जो बोन मैरो है उसमें दो पार्ट होते हैं, रेड बोन मैरो एंड वाइट बोन मैरो। तो डब्ल्यूबीसी का जो फॉर्मेशन है वो वाइट बोन मैरो में होता है। डब्ल्यूबीसी का डेथ जो है, इसकी मृत्यु जो है वो ब्लड में ही हो जाती है। फिर इसका रीजनरेशन, यह मरने के बाद इसका तुरंत रीजनरेशन भी स्टार्ट हो जाता है और ये भी ब्लड में ही स्टार्ट हो जाता है। इसका लाइफ स्पैन, इसका जीवन काल जो है वो 2 से 4 डेज के लिए होता है, मतलब 2 से 4 दिन तक इसका जीवन काल होता है। न्यूक्लियस प्रेजेंट इन डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक जो है वो उपस्थित होता है। इसका डब्ल्यूबीसी का शेप जो है वो इरेगुलर शेप होता है, मतलब इसका कोई भी एक निश्चित शेप नहीं होता है। इसका शेप, इसका आकार जो है वो अनिश्चित होता है, जैसे कि हमने अमीबा के शेप के बारे में पढ़ा होगा पहले। जिस प्रकार अमीबा का शेप होता है उसी प्रकार डब्ल्यूबीसी का भी शेप होता है। डब्ल्यूबीसी को और कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जो कि है फाइटर सेल, फैगोसाइटिक सेल, इम्यून सेल, बॉडीगार्ड सेल, सोल्डर सेल। इस डब्ल्यूबीसी को इन नामों से क्यों जाना जाता है, जब इसके बारे में हम पूरा अध्ययन कर लेंगे तब ये बात हमें समझ में आ जाएगी, इसलिए आप पूरा वीडियो जरूर देखें। नेक्स्ट हम देखेंगे कि फर्स्ट टाइम यह ऑब्जर्व किया गया एंड्रल एंड एडिसन के द्वारा, मतलब फर्स्ट बार जो डब्ल्यूबीसी जो देखा गया वो एंड्रल एंड एडिसन के द्वारा देखा गया। डब्ल्यूबीसी की जो संख्या है, यह कह सकते हैं कि इसकी जो क्वांटिटी होती है वह पर 100 ml ऑफ हेमोग्लोबिन में लगभग 8000 से 10,000 तक हो सकती है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का यदि रेशियो देखा जाए तो ये होता है 600:1, मतलब 600 आरबीसी है तो वहाँ डब्ल्यूबीसी की संख्या जो है सो 1 होगी। अब हम देखेंगे इसके टाइप्स, डब्ल्यूबीसी के टाइप्स क्या होते हैं। तो डब्ल्यूबीसी को अगेन दो भागों में बांटा गया है, जो कि है ग्रेनुलोसाइट्स एंड अग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट को कणिकामय कहा जाता है, अग्रेनुलोसाइट को अकणिकामय कहा जाता है। ग्रेनुलोसाइट में फिर से इसके 3 एग्जाम्पल्स आते हैं, जो कि है इयोसिनोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल। और ग्रेनुलोसाइट में आता है मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। यहाँ एक बात ध्यान से सुनिएगा कि जब डब्ल्यूबीसी के ग्रेनुलोसाइट को यदि एसिडिक मीडियम से डाई कराया जाता है और वह ऑरेंज कलर देता है तो वह डब्ल्यूबीसी इयोसिनोफिल्स होगा। और यदि डब्ल्यूबीसी के ग्रेनुलोसाइट को यदि बेसिक मीडियम से डाई कराया जाता है और यदि वह ब्लू कलर देता है तो वह बेसोफिल होगा। और यदि डब्ल्यूबीसी के ग्रेनुलोसाइट पर एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम का कोई प्रभाव ना पड़े तो वह डब्ल्यूबीसी न्यूट्रोफिल्स होगा। तो यहाँ हम देखें ग्रेनुलोसाइट के 3 एग्जाम्पल और अग्रेनुलोसाइट के 2 एग्जाम्पल, मतलब टोटल ये 5 हो गए। इन पांचों डब्ल्यूबीसी सेल्स का ब्लड में अमाउंट कितना होता है, तो बेसोफिल्स का अमाउंट होता है 0.1 से लेकर 0.5%।
न्यूट्रोफिल का होता है 60 to 65%, इयोसिनोफिल्स का होता है 2 to 3%, मोनोसाइट का होता है 6 to 8% एंड लिम्फोसाइट का होता है 20 to 25%। यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी, जो सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी होती है, वो होती है मोनोसाइट। यदि प्रश्न पूछा जाए कि लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी कौन सी है, तो वो है मोनोसाइट, और स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी कौन सी है, तो वो है लिम्फोसाइट। अब हम देखेंगे कि इन पांचों डब्ल्यूबीसी का जो शेप है, इसका न्यूक्लियस का जो शेप है वो डिफरेंट होता है। तो यह किस प्रकार होता है, तो यहाँ हम देखेंगे इयोसिनोफिल का जो न्यूक्लियस हो वो बाइलोब्ड न्यूक्लियस होता है। बेसोफिल का जो न्यूक्लियस होता है वो भी बाइलोब्ड होता है, लेकिन इसका जो साइज है वो हमारा इयोसिनोफिल से थोड़ा सा बड़ा होता है। बाकी ये दोनों डब्ल्यूबीसी सेल्स के जो न्यूक्लियस है वो बाइलोब्ड होते हैं। न्यूट्रोफिल्स जब इमैच्योर कंडीशन में होता है तो इसमें एक ही लोब का न्यूक्लियस होता है, लेकिन जब यह मैच्योर हो जाता है तो इसमें 5 न्यूक्लियस बन जाते हैं, तो इसमें 5 लोब न्यूक्लियस होते हैं। मोनोसाइट का जो न्यूक्लियस होता है वो सिंगल होता है, एक होता है, और किडनी या बीन शेप इसे बोल सकते हैं। इसका जो न्यूक्लियस का शेप होता है वो बीन शेप्ड होता है। लिम्फोसाइट का जो न्यूक्लियस होता है वो बड़ा होता है और एक ही होता है, इसका भी सिंगल होता है और लेकिन बड़ा होता है। अब हम इन पांचों डब्ल्यूबीसी सेल्स के कुछ कार्य देखेंगे। न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट, यहाँ पर न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट का कार्य एक साथ देखेंगे, क्योंकि इनके कुछ कार्य जो हैं वो एक समान है लगभग। बोथ आर कॉल्ड फैगोसाइटिक सेल। इन दोनों सेल्स को फैगोसाइटिक सेल भक्षण कोशिका कहा जाता है, क्योंकि ये इनगल्फ करते हैं बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी अदर केमिकल सब्सटेंसेस को ये इनगल्फ करते हैं, बैक्टीरिया या वायरस को किल करने का काम करते हैं। और यह जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को कहा जाता है फैगोसाइटोसिस या भक्षण कहा जाता है। आपने पिछली कक्षाओं में न्यूट्रिशन इन अमीबा पढ़ा होगा, तो जिस प्रकार अमीबा में न्यूट्रिशन होता है, बिल्कुल उसी प्रकार न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट जो है वो फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस करते हैं। अब देखेंगे बेसोफिल का क्या कार्य है। इट प्रोड्यूसेस हैपरिन एंड हिस्टामिन। बेसोफिल जो है वो हैपरिन और हिस्टामिन का प्रोडक्शन करता है, और यह जो है ये दोनों जो है ये लीवर के द्वारा भी प्रोड्यूस किए जाते हैं। अब हैपरिन क्यों आवश्यक है, तो हैपरिन जो है वो हमारा एंटी क्लोटिंग फैक्टर है या एंटी क्लोटिंग एजेंट है। मतलब ये हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में जो ब्लड है उसको नहीं जमने देता है, मतलब वो हमारे शरीर में पूरा फैल रहा है, घूम रहा है, तो यह हैपरिन की वजह से घूम रहा है। हिस्टामिन क्या करता है, कॉज एलर्जी रिएक्शंस। आपने सुना होगा कि उस इंसान को कोल्ड से एलर्जी है या धूप से एलर्जी है, तो इस प्रकार डस्ट, पेंट, स्मेल या अन्य कोई सब्सटेंस से किसी को एलर्जी होती है तो वो हमारा हिस्टामिन के कारण होता है। बेसोफिल्स आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। बेसोफिल जो है वो इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस के लिए भी उत्तरदायी होता है। अब इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस क्या होती हैं, मान लीजिए आपके टीचर ने आपको छड़ी से मारा, तो जहां पर आपको छड़ी से मार बजी, मान लीजिए वो बहुत जोरों से पड़ी है, तो वहां के कुछ सेल्स डेड हो सकते हैं, वहां रेडनेस हो जाएगा, वह लाल हो जाएगा, वह स्वेलो हो जाएगा, वहां पर सूजन आ जाएगा, वह हीट होगा, गर्म होगा, और वहां पर पेन भी होगा, कुछ दर्द होगा। तो ये सारे जो रिएक्शंस है वो हमारे इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस कहलाते हैं। फिर हम देखेंगे इयोसिनोफिल का कार्य क्या है, तो इयोसिनोफिल जो है वो हमारा बेसोफिल के साथ ही एक्टिवेट होता है और उसी के साथ हमारा एलर्जी रिएक्शंस में रिस्पॉन्सिबल होता है। वो एलर्जी या तो वायरल से हो, या वायरल डिजीज से हो, या डस्ट से हो, या टॉक्सिक से हो, या कोई अन्य अनवांटेड पार्टिकल से हो। फिर हम देखेंगे लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। यहाँ पर फिर हम इन दोनों का कार्य एक साथ देखेंगे, क्योंकि इनके कुछ कार्य एक समान है लगभग। लिम्फोसाइट में हमारा दो तरह का लिम्फोसाइट होता है, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। फॉर्मेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट का निर्माण जो है वो बोन मैरो में होता है, और यह जो मैच्योर भी होता है वह हमारा बोन मैरो में ही मैच्योर होता है। परंतु टी लिम्फोसाइट हमारा बनता तो है बोन मैरो में, लेकिन यह मैच्योर होता है हमारा थाइमस ग्लैंड में। आफ्टर मैच्योरेशन बी सेल
बी लिम्फोसाइट या टी लिम्फोसाइट, दोनों जब मैच्योर हो जाता है तो मैच्योर होने के बाद हम इन्हें टी सेल या टारगेट सेल कहते हैं। चाहे बी लिम्फोसाइट मैच्योर हो या टी लिम्फोसाइट, ऐसा नहीं है कि बी लिम्फोसाइट यदि मैच्योर होगा तो उसे बी सेल कहेंगे, नहीं, बी लिम्फोसाइट मैच्योर होगा तो भी उसको टारगेट सेल ही कहेंगे, और टी लिम्फोसाइट मैच्योर होगा तो भी उसको टारगेट सेल ही कहेंगे, टी सेल ही कहेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कि मोनोसाइट और लिम्फोसाइट दोनों जो है वो एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करते हैं, मतलब एंटीबॉडीज का निर्माण करते हैं, जो कि हमें इम्यून रिस्पॉन्स देते हैं, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। यह मेनली जो होता है, यह मेनली एंटीबॉडीज का निर्माण करते हैं वायरस के अगेंस्ट के, मतलब वायरस से लड़ने के लिए ये एंटीबॉडीज का निर्माण करते हैं। लेकिन यह वायरस के साथ साथ बैक्टीरिया, केमिकल्स या अदर कोई हार्मफुल मटेरियल्स को भी नष्ट करने का कार्य करता है। दे प्रोवाइड इम्यूनिटी ऑफ एडवांस, मतलब ये जो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट है वे एडवांस इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। एडवांस इम्यूनिटी किसे कहते हैं? आपने सुना होगा कि आपको बचपन में पोलियो वैक्सीन या पोलियो टीकाकरण करवाया गया होगा। तो वो क्यों करवाया जाता है? वो इसलिए क्योंकि भविष्य में यदि हमारे शरीर में पोलियो वायरस का अटैक हो जाए तो उस समय हमारा जो बॉडी है उसके खिलाफ उससे लड़ सके। क्योंकि जब पोलियो वैक्सीन दिया जा रहा होता है तो उसी समय हमारा जो बॉडी है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना लेता है, जिसे कि मेमोरी सेल कहते हैं। और यह एंटीबॉडी तब एक्टिवेट होता है जब हमारे बॉडी में पोलियो वायरस अटैक करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारे बॉडी में जो मेमोरी सेल्स का जो निर्माण होता है वो वैक्सीनेशन के समय ही होता है, टीकाकरण के समय ही होता है। यहाँ कुछ वैक्सीनेशन के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जैसे कि डीपीटी, बीसीजी, पोलियो, ये सब हमारा कुछ वैक्सीनेशन है। अब हम देखेंगे डब्ल्यूबीसी के कुछ डिजीज। डब्ल्यूबीसी की मात्रा जब डिक्रीज हो जाती है तो उसे कहा जाता है ल्यूकोपेनिया। डब्ल्यूबीसी की संख्या जब कम हो जाती है तो उससे होने वाली जो बीमारी है वो है ल्यूकोपेनिया। और जब डब्ल्यूबीसी की संख्या इंक्रीज हो जाती है, बहुत अधिक हो जाती है, तो उसे ल्यूकेमिया कहा जाता है। और ल्यूकेमिया को ही ब्लड कैंसर का भी नाम दिया जाता है। यहाँ पर हमारी जो इम्यूनिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। यहाँ पर हमने लगभग डब्ल्यूबीसी के बारे में बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त कर ली है। तो आज का क्लास हमारा यहीं तक होता है। नेक्स्ट हम प्लेटलेट्स पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा? अपना फीडबैक जरूर दें।